एट टारगेटेड वालों कहते हैं ना कि जीवन में एक बेहतर प्लेटफॉर्म और बेहतर अध्यापक की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि यही जो दो चीजें हैं एक फाउंडेशन का काम करते हैं, जो आपकी पहली सीढ़ी कहलाते हैं। बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म में भी हैं और सही अध्यापक के साथ ही, जहां पे ओरिएंटेड स्टडी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। हमेशा उस अप्रोच को डेवलप करने की पूरी कोशिश की जाती है कि जो आपके सफलता के लिए हमेशा अग्रसर हो। आज की इस कड़ी में, आज की सेशन में आप एक ब्यूटीफुल सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें आप बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे। इस ब्यूटीफुल सेशन में आप देखेंगे कि प्रोनाउन का पहला लेक्चर आज होने वाला है, यानी दो लेक्चर में प्रोनाउन की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो केवल एमटीएस के लिए ओरिएंटेड होंगे। एमटीएस 2023 के लिए जो अर्जुन बैच है वो है ना, लक्ष्य को भेद देना है, लक्ष्य को ही अचीव करना है। इसी टारगेट को लेते हुए आज के इस सेशन में हम शुरुआत करेंगे प्रोनाउन को बहुत बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उन सभी कोर पॉइंट्स पे, उन सभी कॉन्सेप्ट पे मेरी पूरी एकदम अच्छे से निगाह होगी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि जैसे ही आपका 30 डेज का प्लान, यानी ये कोर कॉन्सेप्ट जो प्लान है वो ओवर होगा, फिर हम मूव ऑन कर जाएंगे अपने प्रैक्टिस की ओर। और प्रैक्टिस भी उस तरीके से होगी जो केवल आपके लक्ष्य के लिए अनिवार्य होगी। मतलब अगला जो 30 डेज, जैसे ही 30 डेज होगा वो डिसाइडेड होगा आपके कोर प्रैक्टिस पे, जहां पे न केवल ग्रामर बल्कि आप कॉम्प्रिहेंशन को भी और साथ ही साथ आप वोकैब को भी बेहतर तरीके से कवर करेंगे। तो आइए बिना समय को वेस्ट करते हुए इस ब्यूटीफुल सेशन की हम शुरुआत करते हैं बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। अभिनय यादव जी, गुड मॉर्निंग। उज्जवल जी, परधे जी, आस्था जी, पाल शर्मा जी, चलिए शुरुआत करते हैं। अब प्रोनाउन टॉपिक है, ठीक है। अब प्रोनाउन की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। प्रोनाउन है क्या, है ना, सिंपल तरीके से समझते हैं, किसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हुए। जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोनाउन है क्या। अब प्रोनाउन को अगर हम देखेंगे तो प्रोनाउन की ओरिजिन इसलिए हुई, जो प्रोनाउन का अगर हम बात करते हैं कि प्रोनाउन बना किस लिए है, तो प्रोनाउन बना है नाउन को रिप्लेस करने के लिए। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन ना हो, यानी बार बार एक ही सेंटेंस में आप नाउन को रिपीट ना करें, जिससे सेंटेंस की खूबसूरती कम ना हो, यानी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हो थोड़ा सा भद्दा ना दिखे। उसको हटाने के लिए हमने देखा कि प्रोनाउन की उत्पत्ति हुई, यानी नाउन को रिप्लेस करने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन की उत्पत्ति हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोनाउन होगा एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के बराबर होता है या नाउन के इक्विवेलेंट यूज किया जाता है। होप करता हूं यह पॉइंट आपको समझ में जरूर आया होगा। यानी हम कह सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, ठीक है, इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट, और ठीक है, नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी ताकि आप समझते रहें। मैंने लिखा है कि अ प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट, यानी किसके बदले यूज किया जाता है। तो आपका कंक्लूजन होगा कि ये एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के बदले यूज किया जाता है। इंस्टेड का मतलब होता है के स्थान पर, किसके स्थान पे, नाउन के स्थान पे यूज होगा, या फिर ये नाउन के इक्विवेलेंट काम करेगा, या तो नाउन के इक्विवेलेंट होगा या तो इसके स्थान पे यूज किया जाएगा। कैसे, जैसे अगर एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे हम कि आखिर ये कैसे इक्विवेलेंट हो गया, इसके समतुल्य हो गया, या फिर इसके स्थान पे हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा हरी, ठीक है, हरी हैज क्वालिफाइड, ठीक है। ये देखिए मैंने सेंटेंस लिखा, हरी हैज क्वालिफाइड दिस एग्जाम, ठीक है, हरी हैज क्वालिफाइड दिस एग्जाम, ये मैंने सेंटेंस लिखा। और फिर मैंने लिखा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहां पे मैंने लिखा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहां पे आप सेंटेंस को समझिएगा, मैंने कहा हरी हैज क्वालिफाइड दिस एग्जाम और ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। हरी ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक।
अब इस सेंटेंस में हरी एज ए नाउन यूज किया गया है और इसी को रिप्लेस करने के लिए यहां पे ये जो ही आया है वो किसके लिए है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं, कंक्लूड कर पाएंगे कि एक्चुअल में यहां पे हरी को रिप्लेस करने के लिए यहां पे हम ही का लिखेंगे। यानी हम ऐसा कह सकते हैं समझने के लिए कि हरी हैज क्वालिफाइड दिस एग्जाम और हरी इज माय बेस्ट फ्रेंड। लेकिन अब एक बार सेंटेंस में चर्चा हो गई कि जो बात की जा रही है या जिसके बारे में यहां पे कहा जा रहा है वो हरी है। अब हरी ऑलरेडी मेंशन्ड है तो फिर से हरी को लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हरी के स्थान पे आपने ही यूज कर दिया तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये डेफिनेशन इस बात को, यानी इस डेफिनेशन का ये प्रूव अगर हम देखें तो इस एग्जांपल के माध्यम से पता चल जाता है। होप करता हूं इतनी बात आपको बढ़िया से समझ में आई होगी, यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं एक चीज बताऊंगा, मैं हमेशा पहले दिन से मैं बोल रहा हूं कि जो स्टडी होगी केवल कोर कॉन्सेप्चुअल होगी। ठीक है, मैं केवल टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, ना इधर की ना उधर की। ठीक है, न कम और न ज्यादा, बिल्कुल नपी तुली स्टडी करेंगे क्योंकि लेक्चर डिसाइडेड है, तो लेक्चर में हमें सारी चीजों को कवर भी करना पड़ेगा, तो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो बात आ जाती काइंड्स की। ठीक है, यहां पे काइंड्स को हम देख लेते हैं। तो आखिर काइंड में कितने होते हैं, इसको सबसे पहले जरूरी है कि कितने प्रकार के होंगे। तो कुछ किताबों में 10 लिखे हैं, कुछ किताबों में 11, लेकिन एक्चुअल में होते हैं 10 है। और जो 11 की बात होगी वो कौन सा है इसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, जैसे आप देखेंगे तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल होगा, यानी पर्सनल प्रोनाउन आप रखेंगे, पर्सनल। इसी तरीके से मैंने यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लिख दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव पर्सनल हुआ, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। देन आप बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, हाँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव पर्सनल हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव। इसी तरीके से आप रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी तरीके से आप एम्फेटिक बोलेंगे, एम्फेटिक। ये देखें, ठीक है, ये यानी पर्सनल, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक। और इसी तरीके से आप कहेंगे रिलेटिव, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से आप बोलेंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरीके से आपका इंडेफिनिट हो जाएगा, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कहलाएगा, है ना, इंडेफिनिट हो जाएगा। इसी तरीके से हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। ठीक, हाँ, इंट्रोगेटिव होगा। और लास्ट में जो होता है उसे हम बोलेंगे एक्सक्लामेटरी। ठीक है, एक्सक्लामेटरी, ये प्रोनाउन के अंतर्गत मैं रख रहा हूं। ठीक है, रिलेटिव यहां पे प्रोनाउन को मैंने रख दिया। ठीक है, तो होप करता हूं इतना काइंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये टोटल 10 हैं, इनकी संख्या अगर देखें, हाँ, ये इनकी टोटल संख्या की अगर हम बात करें तो ये 12 होते हैं। और ब्रीफ में मैं बता देता हूं, जो 11वां लिखा रहता है तो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में अभी करने न लगे कि सर 11वां टाइप कौन सा है, तो भाई ऐसा है, इसको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन जो है 11वें को हम बोल देते हैं। लेकिन इस बात का आप ख्याल रखिएगा, जब मैं बोलता हूं पॉजेसिव प्रोनाउन तो एग्जैक्टली पॉजेसिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट होता है। तो इसको जब मैं पढ़ाता हूं यहाँ पे आपको पर्सनल प्रोनाउन, जब मैं पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो उसी के अंतर्गत पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा दूंगा। तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आप पॉजेसिव प्रोनाउन को अलग कर लें। पॉजेसिव प्रोनाउन एग्जैक्टली पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट होता है। तो हम केवल 10 मानेंगे, यानी 5 इधर के और 5 इधर के। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट इसमें पर्सनल हो जाएगा, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, इसी तरीके से इंडेफिनिट है, रेसिप्रोकल और रिलेटिव। ये कुछ प्रोनाउन है, यहीं से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। एम्फेटिक, एक्सक्लामेटरी और इंट्रोगेटिव से क्वेश्चंस वगैरह बिल्कुल नहीं बनते हैं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, तो पर्सनल प्रोनाउन से हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आपकी हेडिंग होगी पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे टोटल 10 होंगे, 11वां जो है पॉजेसिव है, लेकिन पॉजेसिव इसी का पार्ट है, तो इसलिए मुख्य रूप से आप 10 ही लिख लीजिए जो आपके लिए जरूरी है, उसके अलावा लिखने की आवश्यकता नहीं है। होप करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी पर्सनल प्रोनाउन, आपकी हेडिंग होगी पर्सनल प्रोनाउन। आइए जब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, तो सबसे पहले देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन है क्या। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल
प्रोनाउन। अब जब पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे ना, तो पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो पर्सन्स को डिनोट करने के लिए यूज किए जाएंगे, यानी ऐसे प्रोनाउन जिनका सेंटेंस में यूज ही केवल इसलिए किया जाता है ताकि वो पर्सन्स को डिनोट कर सके। यानी पर्सन्स को डिनोट करने वाले जितने भी प्रोनाउंस होंगे दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज पर्सनल प्रोनाउन। अब जब कितने टाइप के होंगे तो पर्सनल प्रोनाउन 3 होते हैं, यानी एक होता है फर्स्ट पर्सन, यानी आई और वी होगा, ठीक है। आई भी जो होता है इसे आप फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, इसको आप फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। इसी तरीके से यू को बात करेंगे तो यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, यानी सेकंड होगा। और इसी तरीके से हम ही की बात करें और शी की बात करें और इट होगा, और साथ ही साथ यहां पे दे होगा, तो ये किसके अंतर्गत होंगे, तो ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। इंग्लिश में पर्सन्स की जब बात होती है ना, तो पर्सन्स 3 ही होते हैं। इंग्लिश में जब पर्सन्स की बात होती है तो एग्जैक्टली पर्सन 3 होते हैं। जो स्पीकर होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, जो लिसनर होता है वो सेकंड पर्सन होगा, और जिसके बारे में बात की जाती है वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं, मैं वक्ता हूं, तो जो बोलने वाला व्यक्ति होता है यानी वक्ता वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, और लिसनर वाला जो होता है यानी आप सुन रहे हैं तो आप किसके अंतर्गत आएंगे, आप सेकंड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। और जिसके बारे में बात होती है यानी जिस विषय में या जिसके बारे में बात होती है वो हमेशा थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। यानी 3 पर्सन हुए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यह स्पीकर होगा, लिसनर होगा, और साथ ही साथ जिसके रेफरेंस में या जिसके बारे में बात होती है वो हमेशा थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। होप करता हूं इतनी बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे एक चीज और जो आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपसे कोई पूछ ले, ये शॉर्ट में याद रखिएगा कि सर ये बताइए नाउन का क्या पर्सन होता है। जैसे आपने मोहित नाम ले लिया, आपने प्रदीप बोला, आपने इसी तरीके से राज दीक्षित जी ने बोला, तो अगर मैं पूछूं राज दीक्षित किस पर्सन के अंतर्गत आएंगे, तो हमेशा याद रखिएगा नाउन का जो पर्सन होता है वो हमेशा थर्ड होता है। आई रिपीट, प्रोनाउन का तो पर्सन मैंने लिख दिया, लेकिन अगर आपसे पूछे कि नाउन का क्या पर्सन होगा, आपने बोला मोहित का क्या होना चाहिए, अजय का क्या पर्सन होगा, तो अजय किस पर्सन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये अजय वर्ड जो है एग्जैक्टली ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। होप करता हूं इतनी बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब इतना आपने लिख लिया हो तो आप बताएं, मैं अगले पेज में इसी का मैं चार्ट बना देता हूं। अब विद द हेल्प ऑफ चार्ट हम इसको समझेंगे कि ये किस तरीके से केसेस बनते हैं इसमें, यानी सब्जेक्टिव की केस क्या होगी, ऑब्जेक्टिव की क्या होगी, पॉजेसिव की क्या होगी, रिफ्लेक्सिव की केसेस क्या होंगे, उनको हम अच्छे से समझेंगे। आप अगर लिख लिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि हाँ सर मैंने नोट डाउन कर लिया, और मैं इस बात को होप भी करता हूं कि आपने लिख भी लिया होगा, है ना। बाकी टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ें। टेलीग्राम में इन डेली के डेली जो पीडीएफ्स होती हैं, जितना भी मैं पढ़ा देता हूं उसको भेज दिया जाता है, ठीक है। हाँ, अब यहां पे समझिएगा, यहां पे एक में मैंने लिखा सब्जेक्टिव केस, ठीक है, यहां पे इसको लिखेंगे। एक में मैंने लिखा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है एज अ सब्जेक्ट, और फिर मैंने लिखा ऑब्जेक्टिव केस, यहां पे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने यहां पे लिखा पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा पॉजेसिव, ठीक है, प्रोनाउन। ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक। इसी तरीके से अगला मैंने लिखा पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव, ठीक है, यहां पे पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये हो गया, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के केस इसी से बनता है तो मैं इसको भी लिख दे रहा हूं, हालांकि है अलग, लेकिन यहीं पे मैं इसको बता देता हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि एक ही से बनेगा तो कनेक्ट करके स्टडी करना, मेरा मानना है कि जब आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो वो ड्यूरेबिलिटी उसकी बनी रहती है, यानी लॉन्ग टर्म तक वो रिटेन रहता है दिमाग में। ये तो आप भी इसी तरीके से आप चार्ट बनाइएगा, है ना, इसी तरीके से आपको चार्ट बनाना है और फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से आप बनाइएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इनके केसेस को समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आई, इसी तरीके से यहाँ पे वी है, यहाँ पे लिखा यू, इसी तरीके से यहाँ पे ही है, यहाँ पे मैंने लिखा शी, इसी तरीके से यहाँ पे इट है, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया दे, ठीक है। ये मैंने केसेस लिखा इसी तरीके से, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस,
यू का दोनों सेम होता है, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे सेम रहेगा। इसी तरीके से ही को आप हिम में चेंज कर देंगे, शी को आप हर में चेंज कर देंगे। इट का दोनों सेम होगा, यानी चाहे सब्जेक्ट की बात करें या फिर ऑब्जेक्ट की बात करें। इसी तरीके से दे को आप दिम में यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे जब हम बोलेंगे माइन, ठीक है, ये माइन हो गया। इसी तरीके से आप लिखेंगे अवर्स, यहाँ पे हो जाएगा योर्स, यहाँ पे हो जाएगा हिज, यहाँ पे हो जाएगा हर्स। ठीक है, और यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है तो हमने लाइन केवल खींच दी ये चीज, और फिर उसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया देयर्स। ठीक है, अगला समझिएगा, इसको पैरेलली लिखते चलिएगा। फिर यहाँ पे लिखा मैंने माई, ठीक, यहाँ पे है आवर, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा योर, और यहाँ पे हो जाएगा हिज को मैंने अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे दोनों में सेम हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में सेम होता है, तो आप भी इसी तरीके से अंडरलाइन करिएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे आप पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है कि एक्चुअल में प्रोनाउन केस में है। यहाँ पे आप देखेंगे हर है, तो हर को भी आप अंडरलाइन करिए, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम हो जा रहा है। अगला आप लिखेंगे यहाँ पे इट्स, यहाँ पे आप लिखेंगे इट्स, और यहाँ पे लिख देंगे देयर। होप करता हूं इतनी बात आपको बढ़िया से समझ में जरूर आ रही होगी। ठीक है, इतना आप लिखिएगा। अगेन यहाँ पे माई सेल्फ आप लिखिए। ठीक है, आप लिखेंगे माई सेल्फ, यहाँ पे आप लिखेंगे आवर सेल्स। ठीक है, ये लिखेंगे आवर सेल्स। इसी तरीके से योर सेल्फ है, यहाँ पे योर सेल्फ, और साथ ही साथ योर सेल्स भी है। ठीक है, यहाँ पे सेल्स हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप लिखेंगे हिमसेल्फ, इसको लिखते चलिएगा। यहां पे लिखेंगे हरसेल्फ, यहां पे हरसेल्फ होगा। इसी तरीके से आप लिखेंगे यहां पे इटसेल्फ, और साथ ही साथ यहां पे आप लिखेंगे देमसेल्व्स। आप इतना लिख लीजिए तो मैं आपको आगे बताता हूं। पहले इतना नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। जैसा भी हो आप अपने अनुसार करिए, आप ऐसे अपने अनुसार इसको करिए। ठीक है, यहां पे हाँ, इसको आप जरूर लिखिएगा। क्लियर है ये चीज? यानी आप ऐसे समझिए, मेन क्या है सब्जेक्ट, और फिर लिखा है ऑब्जेक्ट, और ये प्रोनाउन है यानी पॉजेसिव प्रोनाउन, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और वहां पे लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका अर्थ ये हुआ कि जब एक प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट के स्थान पे यूज करेंगे, है ना, जब आप किसी भी प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट आप यूज करेंगे तो उनका लुक, उनका अपीयरेंस ऐसे होगा। जब किसी भी प्रोनाउन को आप एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो इस तरीके से दिखेंगे, इनका अपीयरेंस ऐसे होगा। अब बात आती है कि इनमें अंतर क्या है, यानी ये पोजीशन शो करेंगे, अधिकार दिखाने का काम करते हैं। और जब अधिकार दिखाने का काम करेंगे तो आखिर कैसे हम पहचानेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है, यानी आप माइन चाहिए, अवर्स चाहिए, योर्स चाहिए, हिज चाहिए, हर्स चाहिए, देयर्स चाहिए, या फिर हम यहां पे देखेंगे एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। ये अलग एक प्रकार का प्रोनाउन का प्रकार था, यानी अलग काइंड था, तो इसको मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इनका फॉर्मेशन एक्चुअल में इन्हीं से हुआ है। यानी आई से ही माई सेल्फ बना है, वी से आवर सेल्स बना है, यू से योर सेल्फ और योर सेल्स बना है। तो मेरा मानना है कि जब किसी भी चीज को आप स्टडी करें तो आप कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको जो डेवलप करने की स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आप कैसे चीजें को कनेक्ट कर पाते हैं। तो जोड़ करके जब चीजें को कोरिलेट करके आप स्टडी करते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब बात करते हैं कि भाई इनके केसेस को समझ लेते हैं, तो हम यहां से शुरुआत करेंगे। आशा करता हूं इतना आपने लिख लिया होगा। अब समझिएगा यहाँ पे कौन कौन सी स्थिति है जहां पे सब्जेक्टिव केस का यूज करना है। आप लिखेंगे यूजेस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब आप ये लिखिएगा यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस, तो आपको इतना लिखना है कि एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट होगा, और साथ ही साथ इट के साथ यहाँ पे इट एक्सप्रेशन में चाहे इट इज आ जाए या इट वॉज के एक्सप्रेशन में आप यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सब्जेक्टिव केस। बताता हूं अभी सब्जेक्टिव केस, और फिर यहां पे मान लीजिए हु आ जाए, ठीक है, विच आ जाए, इसी तरीके से दैट आ जाए, यहाँ पे आप हुम का यूज कर दें, ठीक है। ये इस इतना आपको लिखना है, अभी बता रहा हूं ये क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। इतना पहले लिख लेना है और मैं समझाता हूं कि एग्जैक्टली यहां पे हाँ
इतना समझिएगा, मैं सेंटेंस देता हूं। एक बात समझिएगा, यहां पे एज ए सब्जेक्ट बोला, इसका अर्थ ये होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पे एक प्रोनाउन यूज करिए, एक से ज्यादा दो यूज कर दीजिए, तीन यूज कर दीजिए, चार यूज कर दीजिए, जितना मन करे उतना यूज कर दीजिए। अगर वो सब्जेक्ट आप बना रहे हैं, चाहे आप उसको नाउन के साथ लेके आए, चाहे आप प्रोनाउन के साथ लेके आए, या नाउन के साथ प्रोनाउन, या फिर प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन का ही कॉम्बिनेशन बन जाए, अर्थात आप एक से ज्यादा लाएं या फिर एक लाएं, अगर उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, वो सब्जेक्ट के स्थान पे आए, तो आंख बंद करके आपको केवल क्या यूज करना है, सब्जेक्टिव केस, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में आप हमेशा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। एग्जामिनर क्या है, ये किताबों में लिखा रहता है कि नाउन के साथ अगर प्रोनाउन आए तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा, प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन है, ऐसा नहीं याद करना है। आप कितना मैटर, आप कितना डेटा याद रखेंगे, आपको इस बात का केवल ख्याल रखना है कि अगर वो सब्जेक्ट बना है तो सब्जेक्ट बना है तो सब्जेक्टिव केस में ही आना चाहिए, बस, वेरी सिंपल। अगर वो सब्जेक्ट है तो उसको आप सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्टिव केस को ही यूज करेंगे। जैसे अब समझिएगा, मैं अगर ऐसे बोलूं, मैंने कहा हरी एंड, ये देखिए आई हैव, ठीक है, हरी एंड आई हैव नेवर, ठीक है, हरी एंड आई हैव नेवर डन, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, रॉन्ग हियर, ठीक है, ये देखिए रॉन्ग हियर मैंने लिखा, ठीक है, ये पॉइंट एक सेंटेंस मैंने लिखा। दूसरा समझिएगा, यहां पे अगला मैंने सेंटेंस बोला, मैंने कहा यू, ही एंड आई, ठीक है, वांट टू, ये देखिए वांट टू हेल्प, और मैंने लिखा द पुअर, ठीक है, द पुअर, ये सेंटेंस मैंने लिखा, ठीक है, ये पॉइंट है। वन सब्जेक्ट बना हो तो प्रोनाउन होगा या नहीं सर? लंकापति रावण जी, अरे वाह, लंकापति रावण जी, वन एज ए सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वेट कर लीजिए, वो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अभी वेट करिए, अभी बताता हूं। हाँ, एज ए सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं, वो प्रोनाउन ही होगा, ठीक है, अभी बताऊंगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा, ये यूज किया। इसी तरीके से मैंने कहा इट इज आई, ठीक है, इट इज आई, ठीक है, हु डोंट, ठीक है, डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये मैंने लिखा, ठीक है। यहां पे सेंटेंस मैंने बोला कि इट इज आई हु डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इन सभी सेंटेंस को आप देखिए और कंक्लूड करिए कितना अच्छे तरीके से। मैंने कहा एज ए सब्जेक्ट यहां पे अगर एक हो या एक से ज्यादा तो आप किस केस में यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस। हरी के साथ किसका कॉम्बिनेशन बना, आई, एग्जामिनर क्या देगा, हरी एंड मी, ठीक है, हरी एंड मी, ठीक है। अगला समझिएगा, मैंने कहा यहां पे आई होना चाहिए, फिर यहां पे देखिए सब्जेक्ट एक है, फिर ये दो है, ये फिर तीन है। अब एग्जामिनर आपको क्या देगा, यू, ही एंड मी, या यू, यहां पे यू, हिम एंड आई, इस तरीके का कॉम्बिनेशन देगा। लेकिन आपको पता है कि ये वर्ब किसके लिए आई है, वांट किसके लिए है, तो आप बोलेंगे ये वांट सभी के लिए है, ये वांट जो है ये सभी के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, और इस कंप्लीट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बन रहा है वो तीन है। यहां पे यू भी है, ही भी है, आई भी है, यानी यू, ही एंड आई वांट टू हेल्प द पुअर, यानी आप, वह और मैं गरीब लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। अगला समझिए, इट का प्रयोग अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे यहां पे एम्फसाइज करने के लिए किया जाता है, अर्थात जोर देने के लिए या दबाव देने के लिए भी यूज किया जाता है। आपने कहा इट इज आई हु डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मैं ही हूं जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूं। अब आप समझेंगे तो यहां पे इट इज आई लिखा है, और आपको पता है एग्जामिनर ऐसे दे देगा इट इज मी, आप ऐसे समझिएगा, एग्जामिनर क्या दे देगा, आपको बोलेगा इट इज मी, एग्जामिनर ऐसे देगा इट्स मी या इट इज मी, तो आप किसी भी स्थिति में इट इज मी नहीं बोलेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है।
ये चीज है। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यानी इट्स मी नहीं बोलेंगे, इट्स आई बोलेंगे। चलिए, होप करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पे सब्जेक्टिव केस की स्थिति बन गई होगी। आपने इतना लिख भी लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं मूव ऑन करता हूं, आगे की ओर समझते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो इतना आपने लिख लिया होगा। अब अगले की बात करते हैं, यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपकी हेडिंग होगी यूजेस ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्टिव केस के यूज को समझते हैं। तो पहली बात ऐसे समझिए, कौन कौन सी स्थिति है जब ऑब्जेक्टिव केस को हम यूज करेंगे। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं मोहम्मद सुफियान जी, अभी पॉजेसिव केस को बता रहा हूं, वेट कर लीजिए, बस 3 से 4 मिनट आप प्रतीक्षा कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव केस की स्थिति भी आपको समझा दूंगा, एक एक कनेक्ट करते हुए मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक, यहां पे अगर कहीं भी मेन वर्ब आए, आप लिख लीजिए, कहीं भी मेन वर्ब आए तो मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, यहां पे अगर कहीं भी मेन वर्ब आता है तो मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। अगर कहीं भी आपने लेट वर्ब को देखा तो लेट के बाद कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। इसी तरीके से अगर कहीं भी आपने प्रीपोजिशन को देखा, बस इतने लिखना है आपको, कहीं भी आपने प्रीपोजिशन को देखा तो प्रीपोजिशन के बाद कौन सी स्थिति बनेगी, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस की मैंने 3 कंडीशन यहां पे लिखी है। 3 कंडीशन को ध्यान से देखिए। अगर किसी भी सेंटेंस में मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब आती है तो मेन वर्ब के बाद जो भी आप प्रोनाउन यूज करेंगे उसका केस कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस। अगेन, अगर आपने कहीं भी लेट वर्ड को देखा, LET, लेट वर्ड के बाद अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली यहां पे कौन से केस बनेगा, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपने कहीं भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन देखा, जिन लोगों को प्रीपोजिशन नहीं पता वो आप सुने भी होंगे, इन हो गया, एट हो गया, बाई हो गया, अमंग हो गया, बिफोर हो गया, टू हो गया, टुवर्ड्स हो गया, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज प्रीपोजिशंस, वो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। अब समझिएगा, मैंने कहा ही टीचेस मी इंग्लिश, ये देखिए मैंने कहा ही टीचेस मी और मैंने यहां पे लिख दिया इंग्लिश, ये सेंटेंस हुआ ही टीचेस मी इंग्लिश। ठीक, इसी तरीके से अगला सेंटेंस मैंने कहा लेट मी डू इट, मैंने कहा लेट मी डू इट, ये देखिए। इसी तरीके से मैंने कहा लेट हिम, ठीक है, लेट हिम एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला, मैंने कहा लेट हिम एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला, ठीक है, दिस फॉर्मूला, ये सेंटेंस मैंने बोला। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा, ठीक है, आई एम, ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, इंटरेस्टेड, ठीक है, इन हिम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। ठीक, अब सुनिए, यहां पे इतना सेंटेंस आपको समझने के लिए इनफ है, अच्छे से समझिए। मैंने देखा यहाँ पे टीचर से पढ़ाना एक एक्टिविटी है, पढ़ाना एक काम है, यानी ये क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के बाद प्रोनाउन किस केस में होगा, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ये देखिए। फिर मैंने बोला लेट है, तो लेट के बाद कौन सी स्थिति बनेगी, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये लेट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की स्थिति बनी। अगला समझिए, मैंने कहा लेट है, लेट के बाद कौन सी स्थिति बनेगी, ऑब्जेक्टिव केस। फिर इसी तरीके से यहां पे इन है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद कौन सी स्थिति बनेगी, ऑब्जेक्टिव केस। मतलब ये निकला कि मेन वर्ब, लेट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस की स्थिति बन जाती है। मैंने कहा ही टीचर्स मी इंग्लिश, ठीक है, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मैंने कहा लेट मी डू इट, मुझे इसे करने दीजिए। मैंने कहा लेट हिम एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला, उसे इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने दीजिए। फिर मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। अब अगर इन ऑब्जेक्टिव केस की कंडीशंस को आपने समझ लिया हो तो अब बताएं कि हाँ सर मुझे यहां तक समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ जाता हूं। 3 पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर ये कहीं भी आए और इनके बाद आप प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रोनाउन शुड बी मेंशन्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये चीज अगला समझेंगे। हाँ, रोली जी अभी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, आगे समझते हैं। अब समझिएगा, ध्यान से देखना है आपको, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे डिफरेंस बिटवीन लिखिए, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन पॉजेसिव प्रोनाउन, इसको देखिएगा सुफिया जी, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन, यहां पे मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव प्रोनाउन एंड
पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यस, एडजेक्टिव यानी पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बीच हम डिफरेंस को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर है क्या, इनके बीच लोचा क्या हुआ है। आइए उनको समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। इसको देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव की जब बात करेंगे तो एक लाइन आपको लिखना है कि जब भी पजेसिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव लिख लीजिए पहले, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, पजेसिव, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा इसके तुरंत साथ, यानी इसके साथ क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर इसके साथ हमेशा नाउन आना चाहिए। यानी आपने सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव को अगर यूज किया तो पजेसिव एडजेक्टिव की सबसे बढ़िया खूबसूरती होती है कि ये अपने साथ क्या लेगा, तो आपका जवाब होगा नाउन लेगा, ठीक है। अगला, ठीक है, अब मैंने कहा, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन जो होता है, ध्यान से समझिएगा, पजेसिव प्रोनाउन जो होगा, पजेसिव प्रोनाउन की जब मैं बात करता हूं तो पजेसिव प्रोनाउन एक्चुअल में जानते हैं किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे ये किसके, तो ये जो बराबर होता है ये पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, प्लस नाउन के इक्वल काम करता है। बहुत अच्छे से समझना है इसको, ये पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, अब फिर कोरिलेट करते हैं इसको हम, ठीक है। यहां पे मैंने यहां पे क्या लिखा कि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बराबर काम करता है। कैसे, इसको देखते हैं। मैंने कहा एक चीज समझिएगा, मैंने कहा माई, ठीक है, प्रॉब्लम, ये देखिए, माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट, ठीक है, यहां पे डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम, और मैंने लिख दिया यहां पे योर्स, ठीक है, योर्स। मैंने कहा माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और माई के बाद मैंने क्या यूज कर दिया, प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम एज ए नाउन है। ये क्या है यहां पे सेंटेंस में, तो आप बोलेंगे नाउन है। मैंने कहा माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, तो इसका मतलब मेरी समस्या आपकी समस्या से अलग है। एक्चुअल में जो योर्स है ये, इसका मतलब पता है यहां पे क्या है, आप ये लिखना चाहते हैं योर प्रॉब्लम, ठीक है, ये इसका यहां पे अर्थ निकलेगा योर प्रॉब्लम। अब योर प्रॉब्लम निकलेगा इसका अर्थ, हाँ, लेकिन सेंटेंस में अभी डिफिनेशन में मैंने एक लाइन पढ़ाई थी कि किसी भी सेंटेंस में ये सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि अगर आपने सेंटेंस में एक नाउन का यूज कर दिया तो किसी भी स्थिति में आप सेम नाउन को रिपीट नहीं करेंगे, मतलब आप उसी नाउन को फिर से नहीं यूज करेंगे, बल्कि उस नाउन के स्थान पे आप किसका यूज करेंगे, तो आपका जवाब होगा प्रोनाउन का यूज होगा। किसका, तो आपका जवाब होगा प्रोनाउन। तो मतलब ये हुआ, आपने योर्स बोला तो योर्स में किसका भाव छिपा है, योर प्लस नाउन का, और योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और नाउन यहां पे क्या है, प्रॉब्लम। तो आपने योर्स लिख दिया तो योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, और एक्चुअल में योर्स के बराबर क्या काम कर रहा है इस सेंटेंस में, तो आप बोलेंगे योर है और प्रॉब्लम, योर यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव होगा और प्रॉब्लम अपने आप में नाउन है। बात समझ में आई, ये लाइन सबको समझ में आई कि नहीं, बताइए, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पॉइंट को एक एग्जांपल और समझ लीजिए, ठीक है। मैंने कहा आयशा, ठीक है, माई फ्रेंड्स, ठीक है, माई फ्रेंड्स एंड, ठीक है, एंड, ठीक है, आयशा माई फ्रेंड्स एंड योर्स, योर्स देयर। ये देखिए, क्लियर हुआ जी, ये देखिए। अब यहां पे आप सेंटेंस को देखेंगे ध्यान से, योर्स अगर आप लिख देंगे तो अगेन ये बराबर काम करेगा योर फ्रेंड्स, ये किसके इक्वल काम करेगा, तो आपका जवाब होगा ये योर फ्रेंड्स के इक्वल काम करेगा। जब आप बोलेंगे आई सा माई फ्रेंड्स एंड योर्स देयर, इसका मतलब है आई सा माई फ्रेंड्स एंड योर फ्रेंड्स देयर, ये इसके बराबर काम कर रहा है। लेकिन सेंटेंस में आपने माई के साथ तो यानी पजेसिव एडजेक्टिव है माई, तो इसके साथ तो आपने नाउन का यूज कर दिया, लेकिन आपने योर्स का यूज कर दिया तो योर्स में किसका भाव छुपा है, तो आप बोलेंगे योर प्लस नाउन का। अब आपने योर प्लस नाउन का भाव दिया तो योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, या फ्रेंड्स क्या है, नाउन। मुझे लगता है इतनी बात आपको बढ़िया से क्लियर हो गई होगी। अब बताइए, जितने भी लोग हैं अभी पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में जिनको जिनको कंफ्यूजन हो रही थी, दिक्कत तो नहीं है। एक लाइन आपको याद करना है, क्या, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ नाउन लेगा, बस
अब पजेसिव नाउन अपने साथ नाउन नहीं लेगा, एक ही लाइन को याद रख लेना है। क्यों? क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के इक्वल काम करता है। कौन? पजेसिव नाउन। बस वेरी सिंपल। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। मुझे लगता है इतनी बात आपको बढ़िया से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट को अगर देखें, केवल टू द पॉइंट समझेंगे और कुछ नहीं, केवल काम काम की बात करते हैं, ठीक है। यहां पे केवल काम काम की बात होगी, ठीक है। जब आप देखेंगे दिस इज माई बुक, तो यहां पे ये ही कहां लिखा है मोहम्मद सुफिया जी? दिस इज माई ही कौन सा? सॉरी सॉरी सॉरी। अब देखिएगा, अगला समझते हैं, ध्यान से समझना है आपको। अगला है, आप लिख लीजिए केवल काम की, टू द पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव। आपको लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब आप देखेंगे ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा इसको भी देख लीजिए, ठीक है। इसके अंतर्गत ईच आएगा, एक आता है ईच, एक होता है आइदर, ठीक है, आइदर। फिर आता है नाइदर, ठीक है, ये नाइदर। और इसी तरीके से आप बोलते हैं यहां पे एनी, एनी, या फिर आप बोलेंगे एनीवन, ठीक है, एनीवन। इसी तरीके से आप बोलते हैं नन, ठीक है, ये। अब सबका हिंदी आप लिख लीजिए, मैं हिंदी में लिखवा दे रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए। यहां पे ईच प्रत्येक या हर एक के सेंस में, यहां पे आप लिखेंगे प्रत्येक या फिर आप लिखेंगे हर एक। और ये कितने के लिए होगा? तो दो या दो से अधिक के लिए, दो या दो से, ठीक है, अधिक के लिए ये लिखना है, अधिक के लिए इतना लिखना है। इसको आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से, ठीक है, दोनों में से कोई एक, कोई एक, ठीक है, दोनों में से कोई एक। अगेन समझिएगा, नहीं दिस बुक में, दिस बुक इज माइन। अच्छा अच्छा, देखिए दिस यहां पे एडजेक्टिव है, ठीक है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और माइन जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, माइन जो है पजेसिव प्रोनाउन है। हाँ, यहां पे दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से, ठीक है, में से कोई नहीं, कोई नहीं, ये होगा, ठीक है। अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ाऊंगा, दिस दैट दीज दोस्त, पजेसिव यहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, वेट कर लीजिए उसके लिए। तो यहां पे दोनों में से कोई नहीं, यहां पे दो से अधिक में से कोई एक, दो से अधिक, ठीक है, में से कोई एक, कोई एक, ये लिखना है। और दो से अधिक में से कोई नहीं, आप लिखेंगे दो से अधिक, ठीक है, में से कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, इसको लिख लीजिए और ये चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। इतना लिखना है। अब मैंने क्या बोला कि अगर आइदर के स्थान पे हम यूज करते हैं एनी या एनीवन, बहुत अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। मैं फिर से एरो कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइदर के स्थान पे क्या आएगा? तो आप बोलेंगे एनी या एनीवन। और इसी तरीके से यहां पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहां पे, ठीक है, तो नाइदर के स्थान पे आप क्या यूज करते हैं? नन। खूब ध्यान से देखना, इसी से क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में। मैंने क्या बोला? अगर दो की बात होगी तो दो के लिए आप आइदर, और जब कहते हैं दोनों में से कोई एक, और आपने ऐसे भी बोला कि 10 में से कोई एक, आप 15 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 4 में से कोई एक, 12 में से कोई एक, जब इस तरीके का भाव प्रकट करना हो तो आप आइदर नहीं यूज करेंगे, बल्कि आइदर के स्थान पे या तो एनी या फिर आप एनीवन का यूज करेंगे। अगला समझिए, अगर मैंने कहा दोनों में से कोई नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं इनको जाने दीजिए, दोनों में से कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं है तो नाइदर आएगा। अगला आपने बोला, मैंने कहा इनको जाने दीजिए, 5 में से कोई भी व्यक्ति ने सामान मेरा नहीं चुराया है। इसका मतलब क्या निकला? सॉरी, थोड़ा सा सर्दी वगैरह है तो बीच बीच अगर छींक आ जा रही है तो उसको आप दिल से मत लीजिएगा कि क्या सर माहौल बिगड़ दे रहे हैं। नहीं 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 सर, क्या एवरी नहीं रख सकते? एवरी एडजेक्टिव है अनुराग जी, एवरी एडजेक्टिव है, उसको बताएंगे, ठीक है।
ठीक है, अगला समझते हैं, जैसे सेंटेंस समझिएगा। अब आप बताइए कि गलती किसमें है, ठीक है। सॉरी, आइदर ऑफ द थ्री बॉयज, आप बताइएगा आइदर ऑफ द थ्री बॉयज, ठीक है। आइदर ऑफ द थ्री बॉयज हैज, ठीक है, हैज गिवन हिज कंसेंट, ठीक है, ठीक है। आइदर ऑफ द थ्री बॉयज हैज गिवन हिज कंसेंट टू पार्टिसिपेट, ठीक है, इन दिस, और यहां पे आपने बोला इवेंट, और मैंने यहां पे लिख दिया नो एरर। आप बताइए गलती किस पार्ट में होगी। इसको मैंने कर दिया डी पार्ट, ये अगेन इसको कर दिया मैंने सी पार्ट, ये आपका हो गया ए पार्ट, और फिर यहां पे मैंने कर दिया बी पार्ट। बताइए किसमें एरर है, ठीक है। हाँ, इसको बताइए, इसमें यस, इसमें बताइए क्या गलती है। मैंने कहा आइदर ऑफ द थ्री बॉयज हैज गिवन हिज कंसेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। आप कहते हैं कि तीन में से कोई एक है जिसने अपनी सहमति व्यक्त की है इस इवेंट पे पार्टिसिपेट करने के लिए। अब आप बताइए एरर किस पार्ट में एग्जिस्ट करेगा। अब सिंपल सा है, अभी मैंने बताया कि आइदर कितने के लिए आएगा, तो आप बोलेंगे दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, लेकिन यहां पे कितनी की बात हो रही है, तीन की, तो तीन के लिए आइदर नहीं आता है। तीन के लिए या तो आप एनी का यूज करेंगे या तो आप एनी वन का यूज करेंगे। मतलब ये निकला कि आप यहां से आइदर को आप यानी आइदर को रिप्लेस करेंगे, हटा दीजिए। नहीं, बॉयज यहां पे सही है, ओके, बॉयज सही है, बॉयज यहां पे सही है, थ्री बॉयज है। यहां पे आइदर को एग्जैक्टली हटाइए और आइदर के स्थान पे या तो आप एनी या तो एनी वन का यूज करेंगे, ठीक है, या तो एनी या फिर एनी वन को यूज किया जाएगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ठीक। अगला समझते हैं। इतना आपने लिख लिया। एक सेंटेंस में और चाहूंगा, बताइएगा, एक सेंटेंस में और दे रहा हूं और आप बताइएगा गलती कहां पे है, ठीक है। मैंने कहा नन ऑफ द, ठीक है, टू क्वेश्चंस, ठीक है, इज कंट्रोवर्शियल, ठीक है, वर्सियल, ठीक है। यहां पे नो एरर मैंने कर दिया। बताइए एग्जैक्टली किस पार्ट में गलती है। डी हो गया, यहां पे ये सी कर दिया मैंने, यहां पे बी कर दिया, और अगेन यहां पे ए है। बताइए इस सेंटेंस में आप फाइंड आउट करिए कि कहां पे होगा। मैंने सेंटेंस बोला कि मैंने कहा नन ऑफ द टू क्वेश्चंस इज कंट्रोवर्शियल, मतलब दोनों में से कोई भी क्वेश्चन जो है कंट्रोवर्शियल नहीं है, विवादास्पद नहीं है। तो इसमें आप किसको एरर फाइंड आउट करेंगे। अगेन आप समझ गए होंगे यहां पे कितने की बात हो रही है, दो की, तो दो के लिए नन नहीं आता है, दो से अधिक की बात करता है जब, तो ऐसी स्थिति में नन नहीं आएगा, बल्कि नन के स्थान पे आप यूज कर देंगे नाइदर। नन के स्थान पे क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा कि सर क्या बात करें, नन के स्थान पे नाइदर की कंडीशन बन जाएगी। मजा आ रहा है समझ के, ये बात बढ़िया से समझ में आई। एनी कंफ्यूजन, ठीक है। मुझे लगता है यहां तक किसी भी प्रकार के डाउट्स, ये कंफ्यूजन्स नहीं हुए होंगे, ठीक है। खूब, एक चीज आपको बताता हूं, चलिए एक आपको कुछ खुशखबरी के रूप में कुछ बता देता हूं। नाउन टॉपिक फिनिश हुआ ना, एमटीएस लेवल के क्वेश्चन पूरा कर डालिए जहां से, यानी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन आप कॉन्फिडेंस आप इनहेंस करना चाहते हैं तो जो जो टॉपिक आपका होता जा रहा है, क्वेश्चन आपका एक एक हो जाएगा। मैं फिर से जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा कि जैसे आप नाउन पढ़ें, अब आपका प्रोनाउन टॉपिक हो रहा है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि सर दो दो ढाई ढाई तीन तीन लेक्चर में क्या हो रहा है। मैं निचोड़ दे रहा हूं, निचोड़ समझते हैं ना, क्योंकि बस आपको मेन चीजें दिए जा रहे हैं। अब मैं सिंपल सा तरीका देता हूं, ऐसी स्थिति में जो टॉपिक हो उसका क्वेश्चन आप लगा डालिए। 30 दिन में कोर कॉन्सेप्ट तो पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके मन में अगर दुविधा है, आप चाहते हैं नहीं सर हम तो, मेरे पास घर में मैटर है, मैं कर सकता हूं, तो आप अपने साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मेरे पहले भी, कोई जरूरी नहीं है, पढ़ रहे हैं आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पहले मैं कोर कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, पूरा का पूरा जो एमटीएस का सिलेबस होगा उसको आपको कवर कर दूंगा, और फिर उसके बाद हम सीधे प्रैक्टिस की ओर इंटर करेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आप कॉन्फिडेंस इनहेंस करने के लिए आप कर भी सकते हैं, और मैं इस चीज का वादा करता हूं आपसे क्वेश्चन एक भी छूटेंगे नहीं, आप हर क्वेश्चन को कर लेंगे। एग्जैक्टली, आप समझिएगा। अगले की बात करते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक यहाँ पे, अगला है यहाँ पे इंडेफिनिट। देखिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अगला कौन सा है, तो आपका जवाब होगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस। यहाँ पे
अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्या, इसको देखिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन में मेन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये समझिएगा। मैंने कहा somebody, ध्यान से समझिएगा इसको, somebody, इसी तरीके से nobody, ठीक है, nobody, इसी तरीके से anybody, anybody, इसी तरीके से everybody, 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 इसी तरीके से someone, someone, इसी तरीके से no one, no one, आप इसी तरीके से यूज करते anyone और फिर यूज करते everyone, ठीक है, everyone, एक्सेट्रा, ठीक है, ये आपको दिमाग पे रखना है। और इसी तरीके से अगले पॉइंट को अगर देखें तो यहां पे लिख सकते हैं समथिंग, समथिंग, ठीक है, समथिंग, आप लिखेंगे नथिंग, नथिंग, इसी तरीके से लिखेंगे एनीथिंग, एनीथिंग, और फिर लिखेंगे एवरीथिंग, आप लिखेंगे एवरीथिंग, ठीक है, ये ठीक भाई, ये बात समझ में आई। अब सुनिएगा यहां पे, अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में इनका आप एज ए सब्जेक्ट कहीं भी यूज करते हैं ये, तो इनके लिए जब भी प्रोनाउन की आवश्यकता होगी तो आप हमेशा याद रखिएगा एज ए प्रोनाउन, आप इनके लिए एज ए प्रोनाउन आप चाहे ही का यूज करें, आप चाहे हिज का यूज करें, या फिर आप हिम का यूज करें, ठीक है, या फिर आप हिमसेल्फ का यूज करें, या तो आप हिमसेल्फ का यूज करें, ठीक है, ये हिमसेल्फ का यूज करें। अगर किसी भी सेंटेंस में ये देखिए समथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, एनीथिंग, एवरीथिंग, इनमें से कोई आ जाए और इनके लिए सेंटेंस में प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट हो, तो एज ए प्रोनाउन आप या तो इट का यूज करेंगे, या तो आप इट्स का यूज करेंगे, और जरूरत पड़े तो आप इटसेल्फ का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये अच्छे समझना है इसको, या तो आप इटसेल्फ का यूज कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, अगर इनमें से कोई आ जाए, इनमें से कोई भी हो, तो इनके लिए अगर प्रोनाउन की आवश्यकता हो तो इनमें से कोई भी आएगा, इनमें से किसी एक का आप यूज कर सकते हैं। और अगर इनमें से किसी एक का यूज हो जो नीचे है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इनके लिए अगर आप प्रोनाउन की आवश्यकता होती है तो आप इट, इट्स, इटसेल्फ में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इन्हीं पे बेस्ड एग्जांपल देख लेते हैं कि सर कैसे, आखिर आपने ये बोला तो किस तरीके से। तो आइए, विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, वेरी नाइस। चलिए अगला देखते हैं। मैंने कहा, समझिएगा यहां पे, मैंने कहा समवन हैज, ठीक है, समवन हैज, ये देखिए समवन हैज लेफ्ट, ठीक है, हिज बुक हियर, ये देखिए मैंने कहा समवन हैज लेफ्ट हिज बुक हियर। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी ने अपनी किताब को यहां पे छोड़ दिया है, यानी समवन हैज लेफ्ट हिज बुक हियर। तो ये समवन के लिए यहां पे मैंने यूज क्या किया है, तो आपका जवाब होगा समवन के लिए हिज आया है। मैंने कहा समवन हैज लेफ्ट हिज बुक हियर। इस एक्सप्रेशन को देखिए ना ध्यान से, यहां पे आप देखेंगे इनके लिए इनमें से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा यहां पे, तो समवन हैज लेफ्ट हिज बुक हियर। फिर मैंने कहा हर चीज की अपनी महत्व होती है, तो ये देखिए एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, इट्स ओन इंपॉर्टेंस, ये देखिए ना यहां पे मैंने कहा हर चीज का अपना एक महत्व होता है, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। यहां पे आपने देखा एवरीथिंग है और एवरीथिंग के लिए क्या यूज किया है आपने, तो जवाब होगा यहां पे इट्स का यूज किया गया है। होप कर रहा हूं इस पॉइंट को आप कनेक्ट कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना, ठीक है, ये दिक्कत क्लियर तो नहीं है ना, होप करता हूं आप समझ गए होंगे यहां पे, ठीक है। ये देखिए फिर मैंने कहा एवरीबॉडी, ये देखिए एवरीबॉडी शुड, ये देखिए एवरीबॉडी शुड सबमिट, ठीक है, हिज रिपोर्ट, ठीक है, हिज रिपोर्ट ऑन टाइम। यहां पे मैंने लिखा एवरीबॉडी शुड सबमिट हिज रिपोर्ट ऑन टाइम। अब इस सेंटेंस में मैंने कहा हर लोगों को, प्रत्येक लोगों को अपना रिपोर्ट समय से जमा करना चाहिए। इस सेंटेंस में आप देखेंगे एवरीबॉडी है और एवरीबॉडी के लिए क्या आया है, तो आपका जवाब होगा हिज आया है, ठीक है, यस।
ठीक है। तो वो वहां पे पाल सर्वा जी, आप वहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि समवन हैज स्टोलन माई बैग, यानी मेरी बैग को चुरा लिया है किसी ने। लेकिन मेरे सेंटेंस का आप देखिए, मैंने कहा समवन हैज लेफ्ट हिज बुक हियर, किसी ने अपनी किताब को यहां पे छोड़ दी है। ठीक है, लेफ्ट छोड़ दी है, इसका मतलब ये है मैं यहां पे इसकी बात कर रहा हूं, इनकी बात कर रहा हूं। जब इसी के लिए आएगा, इसमें तो आप देयर व कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं बात कर रहा हूं कि इन्हीं प्रोनाउन के लिए बदले में आप सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन या कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना चाहते हैं, तब मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ये मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में जरूर आ गई होगी। ठीक है, अगला समझिए। अभी किसी ने पूछा था कि सर वन वाली कंडीशन क्या होती है। वन की भी कंडीशन देख लीजिए। अगर सेंटेंस में वन आया हो, ठीक है, तो वन के लिए सेंटेंस में आप वन का ही यूज करेंगे, आप वंस का यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी एस, और इसी तरीके से आप यहां पे वन सेल्फ का भी यूज आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। यानी सेंटेंस में अगर वन आए तो वन के लिए आप चाहे वन या फिर वंस या फिर वन सेल्फ में से किसी का प्रयोग आवश्यकता अनुसार कर लिया जाता है। तो इसको भी आप ब्रैकेट में कर लीजिए यहां पे। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं कि सर वंस है क्या, तो सबसे ज्यादा वंस से क्वेश्चन बनता है। तो यहां पे ये जो वंस है, यानी वन एपोस्ट्रोफी एस की कंडीशन आई है, इसको आप बोलेंगे पॉजेसिव केस। ये कौन सा है, तो इसका जवाब होगा ये पॉजेसिव केस कहलाएगा। ये जो है पॉजेसिव केस है। अब जब मैं बात करता हूं पॉजेसिव केस, तो ये कह सकते हैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसे आप क्या बोलेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के जब किसी भी सेंटेंस में बात करते हैं तो इसके साथ नाउन जरूर आना चाहिए। पहले आप इतना नोट डाउन कर लें, फिर मैं बताता हूं। ये देखिए, मैंने कहा वन शुड, ये देखें वन शुड डू। ठीक है, आप लिखेंगे वंस ड्यूटी, वंस ड्यूटी। ये सेंटेंस मैंने लिखा, मैंने कहा वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, और यहां पे वंस पोजेशन शो कर रहा है किसके ऊपर, तो आपका जवाब होगा ड्यूटी के ऊपर। मैंने कहा वन शुड डू वंस ड्यूटी, यानी प्रत्येक लोगों को अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपने कर्म करना चाहिए। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी। एग्जामिनर पता है क्या देगा, एग्जामिनर यहां पे वंस के स्थान पे आपको हिज देगा। अब एज ए सब्जेक्ट यहां पे वन आया है, एज ए सब्जेक्ट यहां पे वन है, तो वन के लिए आप प्रत्येक दशा में वंस का यूज करेंगे, ना तो आप हिज का। यानी वन आया है तो आप पॉजेसिव केस को जब आप रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे तो आपको हमेशा वन है तो वंस का यूज करना होगा, ना कि हिज आएगा। एग्जैक्टली ये क्लियर। इसी तरीके से इंडेफिनिट पढ़ा कल, उसी को हमने थोड़ा सा ज्यादा लंबा था, ज्यादा देर तक कवर किया। जो कल का सेशन होगा वो एक्चुअल में डेडिकेटेड होगा प्रोनाउन के बचे हुए कॉन्सेप्ट को। जो बचे हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। कल आखिरी दिन होगा प्रोनाउन का। उन सभी कोर पॉइंट को, उन सभी कोर कॉन्सेप्ट को जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमटीएस के लिए, मैं सारे को वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, होप करता हूं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, यहां तक आपने बढ़िया से समझा होगा। कल फिर मिलते हैं पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, और बचे हुए कॉन्सेप्ट जो प्रोनाउन के हैं उनको हम वाइंड अप कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।